हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का जीडीसी जेआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर के मॉक टेस्ट में। इस मॉक टेस्ट में हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास से संबंधित आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। किसने कहा है कि 4 वर्णों का विभाजन ऊर्ध्वाधर नहीं बल्कि क्षैतिज है, जिसमें सभी जातियों को समान दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है एम.के. गांधी और ऑप्शन डी है जी.एस. घुटे। तो बताइए ये किसका मानना था कि 4 वर्णों का जो विभाजन है वो वर्टिकल किया गया है और ये सभी जातियों को समान दर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, एम.के. गांधी। महात्मा गांधी का ये मानना था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसका मत है कि जाति व्यवस्था के विनाश के अलावा किसी और चीज से बहिष्कृत लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती है? ऑप्शन ए है एच रिचले, ऑप्शन बी है एम.के. गांधी, ऑप्शन सी है ए.आर. देसाई और ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। तो बताइए ये कोटेशन किसकी है? तो जाति व्यवस्था की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। होमो हायरार्की नामक पुस्तक इनमें से किसकी है? ऑप्शन ए लुइस ड्यूमा, ऑप्शन बी है निकोलस डक्स, ऑप्शन सी है हेनरी मैन और ऑप्शन डी है जे.एच. हटर। तो बताइए होमो हायरार्की इनमें से ये किसकी पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए लुइस ड्यूमॉन्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय समाज के अध्ययन के 2 दृष्टिकोणों, पुस्तक दृष्टिकोण और क्षेत्र दृष्टिकोण, मतलब बुक व्यू और फील्ड व्यू की बात किसने की है? ऑप्शन ए एम पार्नी, ऑप्शन बी है लुइस डुमॉन्ट, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी है ए.आर. देसाई। तो बताइए बुक व्यू और फील्ड व्यू में अंतर किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए.आर. देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन ए समाज की संरचना में परिवर्तन, ऑप्शन बी है समाज के घनत्व में परिवर्तन, ऑप्शन सी है समाज के आकार में परिवर्तन और ऑप्शन डी है समाज में जीवन शैली। तो बताइए सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है ए.आर. देसाई का? तो ये समाज की संरचना में परिवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन ए द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांस्कृतिक लक्षण निम्न माध्यमों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए सीखने से, ऑप्शन बी है समाजीकरण से, ऑप्शन सी है नकल से और ऑप्शन डी है संपर्क से। तो बताइए कल्चर ट्रेड्स आर एक्वायर्ड थ्रू द फॉलोइंग मीन्स, किससे हम कल्चरल ट्रेड्स को ग्रहण करते हैं? साथ ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट एमसीक्यू आपको किस टॉपिक पे करना है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, कॉन्टेक्ट, संपर्क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संपर्क के माध्यम से हम सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए तिलक ने, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन नायर ने, ऑप्शन सी है रनाडी ने और ऑप्शन डी है ज्योतिबा राय फूले ने। तो बताइए सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा राय फूले ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कब की थी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो 1873 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता के रूप में
शुद्धता और अशुद्धता को माना है? ऑप्शन ए एल ड्यूमॉन्ट, ऑप्शन बी है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है जी एस घुर्रे और ऑप्शन डी है ए एम होकार्ट। तो बताइए, जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता के रूप में शुद्धता और अशुद्धता की बात इनमें से कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके लुईस ड्यूमॉन्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिकीकरण प्रक्रिया का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि, ऑप्शन बी है रिश्तेदारी के आधार पर सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी है श्रम विभाजन में वृद्धि और ऑप्शन डी है बढ़ती सामाजिक जटिलता। तो बताइए, इनमें से कौन सा मॉडर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण। तो रिश्तेदारों के आधार पर सामाजिक नियंत्रण, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये मॉडर्नाइजेशन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में आधुनिकता की अवधारणा को इस प्रकार समझा जाता है? ऑप्शन ए एक फैशन के रूप में, ऑप्शन बी है जीवन के एक तरीके के रूप में, ऑप्शन सी है एक उप संस्कृति के रूप में और ऑप्शन डी एक परिप्रेक्ष्य के रूप में। तो बताइए, समाजशास्त्र में हम मॉडर्निटी को कैसे पढ़ते हैं? तो इसे हम जीवन के एक तरीके, अ वे ऑफ लाइफ के रूप में पढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके साथ सार्वभौमिकता और संकीर्णता की अवधारणा जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए रॉबर्ट आर मैरेट, ऑप्शन बी है सी आर रेडफिल्ड, ऑप्शन बी है मैकम मेरिट और ऑप्शन डी है मेयर पॉटेस। ऑप्शन बी है आर रेडफिल्ड और ऑप्शन सी है मैकम मेरिट। तो बताइए, सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलिज्म और पेरोक्लाइजेशन की अवधारणा इनमें से किसने दी थी? तो ये अवधारणा दी थी मैकम मेरिट ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन सी, ये थोड़ा सा कुछ में ऑप्शन मेरे से गलत टाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मूल रूप से सापेक्ष अभाव शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए स्मुएल ए स्टॉफर, ऑप्शन बी है डब्ल्यू जी सुमनर, ऑप्शन सी है आर के मर्टन और ऑप्शन डी है ए हेंडरसन। तो बताइए, रिलेटिव डेप्रिवेशन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था फर्स्ट टाइम? तो इसका प्रयोग किया गया था सैमुअल ए स्टॉफर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद इस शब्द का प्रयोग किया था मर्टन ने। सबसे पहले किया था सैमुअल ए स्टॉफर ने, देन मर्टन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन सी है बोडोस और ऑप्शन डी है नागा। तो बताइए, किसने झारखंड आंदोलन की शुरुआत की थी, किस जनजाति ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी संथाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा संगठित भारत का कौन सा किसान आंदोलन है? विच पेजेंट मूवमेंट इन इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी? ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन, ऑप्शन बी खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन सी बारडोली आंदोलन और ऑप्शन डी मुपला आंदोलन। तो बताइए, भारत का कौन सा किसान आंदोलन है जो संगठित रूप से किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो ये था चंपारण आंदोलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ये हुआ था 1917 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। बिहार का एक क्षेत्र है चंपारण, जहां पर यह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का सापेक्ष अभाव पर पड़ने वाले निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सापेक्ष अभाव गायब हो गया है, ऑप्शन बी सापेक्ष अभाव में वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी सापेक्ष अभाव में कमी आई है और ऑप्शन डी सापेक्ष अभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बताइए, वैश्वीकरण के फलस्वरूप
सापेक्ष अभाव, रिलेटिव डेप्रिवेशन का क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसमें क्या हुआ है? इसमें वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रिलेटिव डेप्रिवेशन इंक्रीज्ड, सापेक्ष अभाव में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे सिद्धांत जो यह मानते हैं कि सभी समाज एक ही पथ का अनुसरण करते हुए सरल से जटिल की ओर एक समान अनुक्रम में विकसित होते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। बताइए कैसे जानते हैं हम? ऑप्शन ए एक रेखीय सिद्धांत, ऑप्शन बी है समान सिद्धांत, ऑप्शन सी है विकासवादी सिद्धांत और ऑप्शन ए अनुक्रमिक सिद्धांत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किस सिद्धांत के अंतर्गत इसकी बात की जाती है? तो ये है यूली लीनियर थ्योरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एक रेखीय सिद्धांत। इसकी बात कौन करते हैं? सबसे पहले बात इसकी की थी स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मेरा गला खराब लग रहा। बड़ी संख्या में वे लोग जो जानबूझकर और निरंतर प्रयासों के माध्यम से समाज के किसी विशेष वर्ग या साझा उद्देश्य के हित को बढ़ावा देने के लिए स्वयं को संगठित करते हैं, निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए एक सामाजिक आंदोलन का, ऑप्शन बी है एक सामाजिक परिवर्तन का, ऑप्शन सी है एक सांस्कृतिक परिवर्तन का और ऑप्शन डी है एक सामाजिक प्रक्रिया का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बड़ी संख्या में लोग जो जानबूझकर निरंतर प्रयासों के माध्यम से समाज के किसी विशेष वर्ग या साझा उद्देश्य के हित को बढ़ावा देने के लिए स्वयं को संगठित करते हैं। तो ये किस लिए किया जाता है? तो ये एक आंदोलन, एक मूवमेंट के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अ सोशल मूवमेंट, एक सामाजिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वैश्विक गिरावट, ऑप्शन बी है वैश्विक संकट, ऑप्शन सी है वैश्विक क्षय और ऑप्शन डी है ग्लोबल वार्मिंग। तो बताइए जब तापमान में वृद्धि होती है तो हम इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग मानते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी विश्व व्यवस्था जिसमें हम मानवता की न्याय संगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और अगली पीढ़ी के लिए एक समृद्ध पर्यावरण छोड़ते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जिम्मेदार वातावरण, ऑप्शन बी है ध्वनि वातावरण, ऑप्शन सी है सतत वातावरण और ऑप्शन डी है प्रबुद्ध वातावरण। तो बताइए हम इसे क्या कहेंगे? वातावरण मतलब पर्यावरण। कहीं पर इसमें इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट वातावरण कर दिया और कहीं पर पर्यावरण। तो हम इसे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के नाम से जानेंगे, सतत पर्यावरण या सतत विकास। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रियों द्वारा पहचाने गए सामाजिक आंदोलन के चरणों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए प्रारंभिक अशांति और हलचल, ऑप्शन बी है संसाधन जुटाना, ऑप्शन सी है अव्यवस्था और ऑप्शन डी है संस्थागतकरण। तो बताइए इनमें से कौन सा सामाजिक आंदोलन के चरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अव्यवस्था, डिसऑर्डर इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 के दशक के दौरान अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन का जन्म और विकास किसका उदाहरण हो सकता है? ऑप्शन ए अभाव सिद्धांत का, ऑप्शन बी है संसाधन जुटाने के सिद्धांत का, ऑप्शन सी है संरचनात्मक तनाव सिद्धांत का और ऑप्शन डी है नए युग के सिद्धांत का। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये है संसाधन जुटाने का सिद्धांत, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, संसाधन जुटाने के लिए सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में एपिको आंदोलन को किसने सुगम बनाया? ऑप्शन ए मंजुनाथ हेगड़े ने, ऑप्शन बी है पानुरम हेगड़े ने, ऑप्शन सी है शिशिर हेगड़े ने और ऑप्शन डी संतोष हेगड़े ने। तो बताइए कर्नाटक का एपिको आंदोलन किसने किया था? इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे पांडुरंग हेगड़े। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पांडुरंग हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार और व्यापार से अलग नागरिक समाज को इस प्रकार समझा जा सकता है। ऑप्शन ए समाज के तीसरे वर्ग के रूप में, ऑप्शन बी है समाज के संरक्षक के रूप में, ऑप्शन सी है समाज के निगरानीकर्ता के रूप में और ऑप्शन डी है समाज के संरक्षक के रूप में। तो बताइए नागरिक समाज को हम किस रूप में समझते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है समाज के तीसरे वर्ग के रूप में, द थर्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के हितों और इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मास मीडिया, ऑप्शन बी है रुचि समूह, ऑप्शन सी है नागरिक समाज और ऑप्शन डी है दबाव समूह। तो बताइए इसे हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नागरिकों के हितों और इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम सिविल सोसाइटी नागरिक समाज कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक समाज संगठन किसके लिए काम करते हैं? ऑप्शन ए आर्थिक विकास के लिए, ऑप्शन बी है समावेशी विकास के लिए, ऑप्शन सी है खंडीय वृद्धि के लिए और ऑप्शन डी अनन्य विकास के लिए। तो बताइए नागरिक समाज संगठन किसके लिए काम करते हैं? तो ये समावेशी विकास के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समकालीन समाज में प्रहरी, स्कोर कीपर और गेट कीपर की 3 भूमिकाओं वाले एजेंसी को कौन सी है? आपको बताना है समकालीन समाज में प्रहरी, स्कोर कीपर, गेट कीपर की 3 भूमिकाएं निभाने वाली एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी विपक्षी दल और ऑप्शन डी खुफिया एजेंसी है। तो बताइए प्रहरी, स्कोर कीपर और गेट कीपर इसकी भूमिका कौन निभाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मीडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र 2 प्रकार के होते हैं, ब्रॉडशीट और ऑप्शन ए टेबलाइड्स, ऑप्शन बी है पत्रिकाएं, ऑप्शन सी है पैम्पलेट और ऑप्शन डी है दैनिक समाचार पत्र। तो बताइए न्यूज़पेपर किन 2 प्रकार के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेबलॉइड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि टेबलॉइड्स होते क्या हैं? ये एक प्रकार के छोटे आकार के होते हैं और इसमें अक्सर क्या सनसनीखेज खबरें या छोटे खबरों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाचार के स्रोत के रूप में निम्नलिखित मीडिया को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए है टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, अखबार, ऑप्शन बी है टेलीविजन, सोशल मीडिया, अखबार, रेडियो, ऑप्शन सी है सोशल मीडिया, टेलीविजन, अखबार, रेडियो और ऑप्शन डी समाचार पत्र, सोशल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो। तो आपको इसको क्रम में लगाना है, कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में। तो सबसे पहले आया आपका, बताइए।
तो अगर देखा जाए तो समाचार पत्र में कौन सा मीडिया सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, तो अभी भी आपका टेलीविजन है, देन उसके बाद सोशल मीडिया, देन अखबार और लास्ट में आता है आपका रेडियो। रेडियो कम उपयोगी है, देन सबसे ज्यादा समाचार व्यक्तियों को अखबार से मिलते हैं, देन सोशल मीडिया, और अभी भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग टेलीविजन का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया का वह रूप जो गंभीर अपराधों, राजनीतिक भ्रष्टाचार या कॉर्पोरेट कदाचार जैसे किसी विषय की गहराई से पड़ताल करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है क्राइम मीडिया, ऑप्शन बी है खोजी मीडिया, ऑप्शन सी है जांच मीडिया और ऑप्शन डी जिम्मेदार मीडिया। तो बताइए इसे हम क्या कहते हैं? मीडिया का वह रूप जो गंभीर अपराधों, राजनीतिक भ्रष्टाचार या कॉर्पोरेट कदाचार जैसे किसी विषय की गहराई से पड़ताल करता है। तो हमें किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम इन्वेस्टिगेटिव मीडिया के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीडिया में ऐसी दृश्य और श्रव्य सामग्री का दमन, विनियमन और निषेध जिसे लोग आपत्तिजनक और अश्लील मानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक सेंसरशिप, ऑप्शन बी है नैतिक सेंसरशिप, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक सेंसरशिप और ऑप्शन डी है नैतिक सेंसरशिप। नैतिक मतलब मोरल मतलब भी नैतिक होता है और एथिकल मतलब भी नैतिक होता है। तो बताइए इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो इसे हम मोरल सेंसरशिप, नैतिक सेंसरशिप के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,